हेलो चैम, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई का सैम्पल पेपर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, क्लास 12th। एंड इट इज़ वेरी रेलिवेंट फॉर योर 2024 बोर्ड एग्ज़ाम्स। ओके, तो अगर आपने ये कर लिए तो आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं तो 3 आवर्स का पेपर है, ठीक है, एंड 70 मार्क्स का पेपर होगा ये, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चन होंगे, ABCDE सेक्शंस होंगे, डिवाइडेड 5 सेक्शन में डिवाइड होगा, ठीक है। नंबर 1 टू नंबर 17 होंगे 1 मार्कर, 18 टू 19 होंगे 3 मार्कर्स, 20 टू 23 होंगे हमारे, ठीक है, 3 मार्कर्स, एंड 24 टू 28 होंगे हमारे 5 मार्कर्स, 29 टू 30 5 मार्कर्स, ठीक है। और ओवरऑल नो चॉइस इज गिवन द क्वेश्चन पेपर, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन अ फ्यू क्वेश्चंस इन ऑल द सेक्शंस अदर देन सेक्शन ए। ओके, सो आई होप आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे अपने एग्जाम में, क्योंकि इंस्ट्रक्शन से आपको हेल्प मिलती है कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। ओके, पढ़ते हैं सेक्शन ए की तरफ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट डज नॉट एनलार्ज पीपल्स चॉइस बट मेक्स देम फिक्स्ड, ठीक है। एंड रीजन है डेवलपमेंट मैग्नीफाइज पीपल्स चॉइस एंड इम्प्रूव देयर लाइफ। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर है ए, इसका आंसर है डी। बिकॉज देखिए, जो रीज़न है वो कहता है डेवलपमेंट मैग्नीफाइज पीपल चॉइस एंड इम्प्रूव देयर लाइफ। यस, इट इज़ ट्रू, पीपल्स की, लोगों की चॉइस को इंक्रीज़ करता है, उनकी इंप्रूवमेंट करता है लाइफ में। बट पहला कह रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट डज नॉट एनलार्ज पीपल चॉइस, तो फिर उस डेवलपमेंट का क्या मतलब, ठीक है। अगर उस डेवलपमेंट से लोगों की चॉइस नहीं इंक्रीज़ हो रही तो यानी कि वो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट का तो बेसिक पर्पस ही यही होता है। तो इसलिए कहेंगे कि ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े तो यहाँ पे पूछा है हमें टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर पूछा और उससे रीजन पूछा है। तो मेडिटेरेनियन रीजन में कौन सा एग्रीकल्चर होता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग कहाँ पे होती है, ठीक है, मार्केटिंग, गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर एंड कलेक्टिव फार्मिंग कौन कौन से एरियाज में बिलोंग करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। इसका सही आंसर है बी। सॉरी, मैंने आपको ऑप्शन दिखाई नहीं थे, प्लीज़ एक बार देख लीजिए। इसका आंसर है बी, बिकॉज जो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर है वो ट्यूनीशिया में होता है, करेक्ट है, ठीक है। और बी अपना सेकंड है, ठीक है, बी अपना सेकंड है, ये करेक्ट है। यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग नीदरलैंड में होती है, मार्केटिंग एंड गार्डनिंग हॉर्टिकल्चर, ठीक है, यूएसए में, नॉर्थ ईस्ट यूएसए में, और कलेक्टिव फार्मिंग होती है यूएसएसआर। ओके, सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड मतलब करेक्टली मैच। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े तो वेस्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन नेशनल रेलवे लाइन्स रन अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, पर्थ टू सिडनी, सिडनी टू एलिस, मेलबर्न टू सिडनी एंड एलिस टू पर्थ। इसका आंसर क्या होना चाहिए, प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। आप कमेंट सेक्शन में भी आंसर डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है पर्थ टू सिडनी, ठीक है। इसका सही आंसर है पर्थ टू सिडनी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े कि इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस सम ओल्ड टाउन्स एंड अराउंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ डेवलप्ड एज अ सैटेलाइट टाउन, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 है दिल्ली इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सच मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए बताइए। तो इसका स्टेटमेंट आंसर जो है वो है बी। पहली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दूसरी भी करेक्ट है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेन करती है, ठीक है, करेक्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं स्टेटमेंट उनका। ओके, 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़े, विच अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वॉज प्रपोज्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कैपेबिलिटी, बेसिक नीड, वेलफेयर या इनकम, कौन सी। इसका सही आंसर है बी, बेसिक नीड। बेसिक नीड वॉज द कह सकते अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दैट इज प्रपोज बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, व्हाट इज द हार्डेस्ट मेटल, गैब्रो है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है या डायमंड है, बताइए। इसका सही आंसर है डायमंड, बिकॉज जो हीट और प्रेशर डायमंड झेलता है, ठीक है, तो उसको इतने टफ बना देते हैं कि उसके बाद वो मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्लोजनेस जो होती है मॉलिक्यूल्स की वो रिजिड बॉन्ड क्रिएट करती है, और इसी वजह से डायमंड जो है एक हार्ड, मतलब हार्ड फॉर्म मिलती है उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटेलिक मिनरल, इसमें से कौन सा एक मेटेलिक मिनरल है, ग्रेफाइट, कोल, बॉक्साइट या मीका, इनमें से कौन सा जो है मेटेलिक मिनरल है, ठीक है, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट इज अ मेटेलिक मिनरल। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़े तो डैश मेक्स पीपल वल्नरेबल टू ड्रग अब्यूज, एल्कोहलिज्म, क्राइम, वेंडलिज्म, एस्केपिज्म, एपैथी एंड अल्टीमेटली सोशल एक्सक्लूजन। तो क्राइम है, क्रिटिसिज्म है, सोशल बैकवर्डनेस है या पोवर्टी है, बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है पोवर्टी। देखिए, पोवर्टी इज द बेसिक मेन रीजन बिहाइंड ऑल दीज थिंग, ड्रग अब्यूज, एल्कोहलिज्म, क्राइम,
वेंडलिज्म। तो ये जो भी चीज़ें लोग करते हैं वो अल्टीमेटली प्रोवर्टी की वजह से करते हैं, ठीक है, मजबूरी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़े तो वैल्यूएबल कार्गो एंड पेरिशेबल गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यानी अगर वैल्यूएबल कार्गो है, पेरिशेबल गुड्स हैं, हम किस तरीके से उसको मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। इसका आंसर क्या है? सीवेज, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज। इसका आंसर है एयरवेज, ठीक है, क्योंकि जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं ना उनको फास्ट मूवमेंट करना होता है, लाइक वेजिटेबल्स हो गई, ठीक है। जब भी ऐसी बात है वेजिटेबल्स की या फ्रूट्स की जिनकी शेल्फ लाइफ ना वन डे से ज़्यादा नहीं होती, 1 डे या 2 डेज होती, तो अगर हम उसको सीवेज के थ्रू भेजेंगे तो टाइम लगेगा, तो वो ख़राब हो जाएंगी। रोड के थ्रू भी टाइम लगेगा, रेलवेज के थ्रू भी, फास्टेस्ट रेलवे भी होगी तो भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बट एयरवे कह सकते हैं कि द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सो हम एयरवेज के थ्रू उसको सेंड करेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जुड़ें तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, एन अनएजुकेटेड चाइल्ड कैन नॉट मेक द चॉइस टू बी अ डॉक्टर। स्टेटमेंट 2 है, हिज और हर चॉइस हैज़ गॉट लिमिटेड बाय हर लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जो है वो है ए। पहली स्टेटमेंट कहती है कि अनएजुकेटेड चाइल्ड जो है अगर वो डॉक्टर की अगर चॉइस है तो वो उसको बन नहीं सकता, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। एक अनएजुकेटेड चाइल्ड वो बिना एजुकेशन प्राप्त किए कैसे डॉक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 1 का एग्जांपल कह सकते हैं हम, एक्सप्लेन करता है कि उसकी चॉइस जो है लिमिटेड हो जाएगी बाय द लैक ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर गैप इंडेक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यूएसए, न्यूजीलैंड, स्पेन, जर्मनी, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताइए, क्रोनोलॉजिकल नहीं, इसका सीक्वेंशियल ऑर्डर बताइए जेंडर गैप इंडेक्स में कि अकॉर्डिंग, ठीक है, इसमें क्या पूछा है, फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर है हमारा बी, ठीक है। पहले आएगा हमारा न्यूजीलैंड, फिर आएगा जर्मनी, फिर आएगा सॉरी जर्मनी, आई थिंक सॉरी गलती में, ये है जर्मनी, सॉरी स्पेन, फिर आएगा जर्मनी एंड फिर आएगा यूएसए, ठीक है। तो ये करेक्ट जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो ये है, ठीक है। तो ठीक है, सीक्वेंशियल ऑर्डर ना ये पूछा, ठीक है। यहाँ पूछा है विच ऑफ द फैक्टर्स इज इम्पॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन्स एंड एनवायरनमेंट। या ह्यूमन ब्रदरहुड है, टेक्नोलॉजी है, पीपल्स परसेप्शन है, या ह्यूमन इंटेलिजेंस है। इसमें से क्या ऐसी चीज़ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है जो रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। इसका आंसर है टेक्नोलॉजी, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग कैन बी कॉल्ड दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब वाटर एज अ रिसोर्स? बायोटिक रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल, बायोटिक एंड रिन्यूएबल और अबायोटिक एंड नॉन रिन्यूएबल। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। वाटर कैन बी कॉल्ड एज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, ओके, बिकॉज वाटर को हम कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं टेम्परेचर पे, एक ट्रीटमेंट पे, और मतलब उसके काफ़ी अलग तरीके से यूज, मतलब रिन्यूएबल रिसोर्स की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है, वाटर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़े, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इंडियन माइनिंग टाउन्स, ठीक है। इंडियन माइनिंग टाउन्स के बारे में बताइए। उज्जैन, हरिद्वार, वाराणसी, रानीगंज, झरिया, सिंगरौली, प्रयागराज, अम्बाला, अमृतसर, मेरठ, बबीना, कानपुर। क्या आंसर होना चाहिए? यहाँ पे माइनिंग टाउन्स की बात करी है तो ये तो बहुत सिंपल आंसर है, इसका बहुत आप पढ़ के ही समझ जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर है रानीगंज, झरिया एंड सिंगरौली, ठीक है। कह सकते हैं यहाँ पे आयरन ओर है, आयरन ओर का माइनिंग होता है, ठीक है, बाकी मेटालिक मिनरल्स का भी। तो उज्जैन तो नहीं है, उज्जैन, हरिद्वार तो ये तो कुंभ की साइड्स हैं, ठीक है। प्रयागराज, अम्बाला और अमृतसर भी नहीं है, ठीक है। इसका आंसर मेरठ भी नहीं है, बबीना, कानपुर। सो इसका आंसर हमने, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, बेस्ड ऑन द गिवन टेक्स्ट रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन, स्टडी द गिवन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। इस ग्राफ में क्या आपको शो हो रहा है, क्या दिख रहा है, ठीक है, बताइए इसका आंसर। यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर की बात है, एज ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोरेशन, कॉलोनाइजेशन, सेटलमेंट। देखिए नीचे टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है और यहाँ पे ईयर्स हैं, ठीक है, कितने ईयर्स हो गए, ठीक है। इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटेशन, बायोटेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, दीज आर द थिंग्स दैट आर गिवन हियर, ठीक है। तो इसमें से बताइए कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ। प्लेस ऑफ ओरिजिन, ग्रोथ एंड डेस्टिनेशन शो कर रहा है,
या रिसोर्स टेक्नोलॉजी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ शो कर रहा है, या इंक्रीज इंफॉर्मेशन एंड इंक्रीज पॉपुलेशन क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड इन BC AD एंड सेंचुरी, क्या है? तो इसका बहुत सिंपल आंसर है, देखने से पता चल रहा है ये रिसोर्स के बारे में बात कर रहा है, टेक्नोलॉजी और पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। एक बार आप पॉज करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। देखिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन बोला है ना, और कहीं पे टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन की बात हुई है नहीं ना, आपको सामने दिख जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ड्यूरिंग द 16th-17th सेंचुरी विच फैक्टर सेट द स्टेज फॉर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, एक्सपेंडिंग वर्ल्ड ट्रेड, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एज ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोरेशन। यानी कि 17th सेंचुरी यानी कि 1600 के टाइम पे व्हाट वाज द बेसिक थिंग दैट क्रिएटेड अ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो 1600 के टाइम पे अगर हम देखें तो एज ऑफ यूरोपियन कॉलोनाइजेशन हुआ यहाँ पे, ठीक है, सेटलमेंट और इंडस्ट्रियल की बात, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? और भी क्या है यहाँ पे, इंडस्ट्रीज डेवलप हुई और 17th सेंचुरी की बात है ना, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ये सब हुआ। तो देखते हैं इसमें क्या है, एक्सपेंडिंग वर्ल्ड ट्रेड, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन तो अभी हुआ नहीं है यहाँ पे, देखिए वो बाद में जाके हो रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो नहीं, और एज ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोरेशन और एक्सपेंडिंग वर्ल्ड ट्रेड में कन्फ्यूजन हो सकता है, बट पॉपुलेशन ग्रोथ में यूरोपियन एक्सप्लोरेशन का कोई मतलब नहीं बनता, तो इसका सही आंसर होगा एक्सपेंडिंग वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड बढ़ेगा तो उसकी वजह से लोगों का माइग्रेशन होगा, तो पॉपुलेशन में ग्रोथ होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17 है, आफ्टर द एवोल्यूशन एंड रिडक्शन ऑफ डैश अबाउट 12,000 to 8,000 ईयर्स अगो द साइज ऑफ पॉपुलेशन वाज स्मॉल रफली 8 मिलियन, किसकी वजह से? क्या है? डेवलपमेंट ऑफ स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर की बात हो रही है, तो यहाँ पे आंसर है एग्रीकल्चर, ठीक है। सेक्शन बी की तरफ बढ़े तो इससे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके अंदर पूछा गया है हाई टेक टेक्नोलॉजी और सिंपली हाई टेक इज़ द लेटेस्ट, ठीक है, जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, ओके, एंड ठीक है, इट इज़ बेस्ट अंडरस्टूड एज द एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ इंटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D एफर्ट्स लीडिंग टू मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एन एडवांस साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैरेक्टर। Professional white collar workers make up large share of total workforce. These highly skilled specialists greatly outnumber the actual production blue collar workers. Robotics on the assembly line, computer aided design and manufacturing, electronic controls of smelting and refining process, and the constant development of new chemical and pharmaceutical products are notable examples of high tech industry. तो what is the meaning of high tech industry? ठीक है, पहले तो ये बताना है, ठीक है। तो हाई टेक इंडस्ट्री जो है लेटेस्ट जनरेशन की है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में हेल्प करती है और ये एप्लीकेशन करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, ठीक है, लीडिंग टू मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एन एडवांस साइंटिफिक इंजीनियरिंग नेचर। और ये जो है कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ वाइट कॉलर वर्कर्स इज़ मोर देन ब्लू कॉलर वर्कर्स, ठीक है। गिवन एक 2 एग्जांपल्स ऑफ हाई टेक इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो हाई टेक इंडस्ट्री की 2 एग्जांपल्स क्या है, ठीक है। एक तो हो सकता है क्या, कंप्यूटर इंडस्ट्री और एंड केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है, कह सकते हैं। वाई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आर इम्पोर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रीज, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन? तो टेक्नोलॉजिकल इम्पोर्टेंट इस इनोवेशन इसलिए ज़रूरी है बिकॉज मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में क्या रिक्वायरमेंट है, तो क्वालिटी की, ठीक है, और एलिमिनेट करना है हमें वेस्टेज, ठीक है, और इनएफिशिएंसी को, और कॉम्बैट करना है पोल्यूशन को। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इनकी, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है, स्टडी द फॉलोइंग मैप ऑफ स्यूज कैनाल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये स्यूज कैनाल है हमारे पास, उसका मैप है, किस तरीके से दे रखा है यार मैप इन्होंने, शिप कैनाल दे रखा है, रेलवे और फ्रेश वाटर कैनाल दे रखा है, ठीक है ना। तो नेम द कंट्री अराउंड विच दिस कैनाल पास। ये तो अगर आपको पता है, नॉर्मली पता है, तो इजिप्ट से पास होता है, ठीक है, इजिप्ट है इसका आंसर, ठीक है। और क्या पूछा, नेम द सी कनेक्टेड बाय दिस कैनाल। तो देखिए कौन सी कनेक्ट होती है, देखिए ये वो कनेक्ट होती है। अगर हम मैप ड्रॉ करें अफ्रीका का, तो ये देखो, ये अफ्रीका बना रहा हूँ मैं आपके सामने, ठीक है। थोड़ा सा गलत बन गया, एक बनाते हैं, ठीक है। इंडिया है और बाकी कंट्रीज हैं, और ठीक है, इस तरीके से मैप
थोड़ा रफली है। तो यहाँ पे पास होता है, देखिए सुएज कनाल यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये कौन सी सी है, ये है रेड सी, ठीक है, और अपनी ये है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। इस मैप में थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा क्योंकि देखिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है मैप ने देखने में, पता नहीं चल रहा क्या क्या है कहाँ पे, है ना। तो कोई बात नहीं, अगर आपको मैप का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप इसको कर सकते हैं। इसका आंसर जो है हमारा मेडिटेरियन और रेड सी को कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई दिस कैनाल कंसिडर्ड अ ग्रेट वे फॉर यूरोप, ग्रेट वे ऑफ यूरोप टू द इंडियन ओशन। क्यों ऐसा कहा जाता है, देखिए कह सकते हैं कि जो देखिए सुएज कैनाल का डेवलपमेंट हुआ था 1869 में इन इजिप्ट, ठीक है, जिसने कनेक्ट किया था रेड सी और हमारा मेडिटेरेनियन सी को, ठीक है। ठीक है, कह सकते हैं ये, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट सी रूट प्रोवाइड करता है ना, प्रोवाइड डायरेक्ट सी रूट, डायरेक्ट सी रूट इज प्रोवाइडेड बाय दिस कैनाल which reduces distance of Europe to Indian Ocean. अदरवाइज उन लोगों को, यूरोपियंस को यहाँ से पूरा यहाँ से ट्रैवल करके, यूरोपियंस को पूरा यहाँ से ट्रैवल करके फिर इंडियन ओशन का एक्सेस मिलता, बट अब बहुत डायरेक्ट एक्सेस मिल गया है, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इजी हो गया आना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गई, और काफ़ी, क्योंकि पहले तो यही था, जब तक सुएज कैनाल नहीं बना, जब तक तो केप ऑफ गुड होप से ही लोगों को आना पड़ता था ना, चाहे वो वास्को ड गामा की बात करें, पोर्टुगीज़ की बात करें, ठीक है, चाहे वो, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे ऑटोमन टर्क्स ने अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया था, ठीक है। और इस वजह से क्या कहते हैं 1498 में वास्को ड गामा को, ठीक है, नया सी रूट फाइंड करना पड़ा, क्योंकि अरब से अरेबिया से ट्रैवल करना मुश्किल था, बिकॉज ऑटोमन टर्क्स का यहाँ पे रूल हो गया था स्टेब्लिश, इस वजह से उन्होंने नया सी रूट खोजा था। तो यहाँ पे कहते हैं, इसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक पोर्चुगीज सेलर यहाँ तक आए थे और यहाँ से उनको क्या कहते हैं अफ्रीका का एंड दिख गया था, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि यहाँ पे, ठीक है, एक होप है कि यहाँ से हम आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो इससे किसे कह सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं इसी वाली वीडियो में, ठीक है, अच्छे से डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 20 है, द अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज इंडिया आर गेटिंग पॉल्यूटेड विद इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली पोल्यूशन की बात करनी है, जो कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, एग्रीकल्चरल और डोमेस्टिक एफ्लुएंट सबको ही अफेक्ट कर रहा है, सबको पोल्यूट कर रहा है, ठीक है। तो इंडस्ट्री में कह सकते हैं कि वाटर पोल्यूट हो जाता है, सच एज रिमूवल ऑफ पॉइजनस गैसेस, केमिकल रिड्यूस स्मोक एटसेट्रा। तो इस वजह से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ठीक है, वाटर पोल्यूट होता है, एयर पोल्यूशन होता है। एग्रीकल्चर में हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का, ठीक है। तो वो पानी में जब मिल जाती है वाटर रन ऑफ की वजह से, तो वो केमिकल्स जो है वो हार्मफुल हो जाता है, वाटर को हार्मफुल कर देता है, ठीक है, पॉइजनस कर देता है, जिससे एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है वो उसमें अफेक्ट होता है और वाटर की क्वालिटी डिटेरिएट होती है, ठीक है। और डोमेस्टिक में आ सकते हैं, डोमेस्टिक वेट में से हाउस होल्ड सीवेज हो गया हमारा, ठीक है, मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है ना। हमें वाटर पोल्यूशन के बारे में बात करनी थी, तो मैंने कुछ एयर पोल्यूशन के बारे में बात करा, उसको आप इग्नोर करना। वाटर पोल्यूशन ये तीनों ही अफेक्ट करता है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आप आंसर करना। एनालाइज एनी 3 की फीचर्स ऑफ द इंडियन नेशनल वाटर पॉलिसी, ठीक है। तो 3 की फीचर्स जो है इंडियन नेशनल वाटर पॉलिसी को क्या है, तो कह सकते हैं कि काफ़ी सारे इरीगेशन हो, नेशनल वाटर पॉलिसी में क्या क्या आता है वो बताना है, ठीक है। तो कह सकते हैं पहला इरीगेशन है, ठीक है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इरीगेशन की। सेकंड कह सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर, प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। नेशनल वाटर पॉलिसी का मतलब क्या है, किस किस में वो हेल्प कर रहा है आपको, ठीक है। फीचर्स क्या हैं, तो प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर कह सकते हैं टू ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर को रिड्यूस करना, ठीक है। और फोर्थ कह सकते हैं कि 3 फीचर मैं ज़्यादा बता देता हूँ, आप देख लेना जो आपको सही लगे। मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ठीक है, वाटर क्वालिटी की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और उसका एक्सप्लॉइटेशन की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग, ठीक है। अवेयरनेस जनरेट करना,
अवेयरनेस जनरेशन ऑफ वाटर एज अ स्कार्स रिसोर्स। काफ़ी ठीक है, इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हो, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, स्टडी द पाई चार्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। शेयर ऑफ एडोलसेंट पॉपुलेशन 2011 में फीमेल की 39% है और एडोलसेंट पॉपुलेशन एज ग्रुप 10 to 19 17% है, मेल की 44% है। 2011 के हिसाब से। व्हाट डज द अबव पिक्चर पाई चार्ट डिस्क्राइब अबाउट द एडोलसेंट पॉपुलेशन इन इंडिया, क्या जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, बताइए, थोड़ा स्टडी कीजिए, देखिए, फिर बताता हूँ आपको आंसर क्या था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एडोलसेंट पॉपुलेशन दी गई है 17%, मेल एडोलसेंट 44% और फीमेल एडोलसेंट 13%। उसी के हिसाब को इसको आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैज द इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंट पॉपुलेशन। ठीक है, तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो हेल्प करता है एडोलसेंट पॉपुलेशन की डेवलपमेंट में। तो हम कह सकते हैं कि नेशनल यूथ पॉलिसी हो गई एक। ठीक है, नेशनल यूथ पॉलिसी। ठीक है, हम एग्जांपल दे सकते हैं जिसने एडोलसेंट पॉपुलेशन में की ग्रोथ में हेल्प की है। ठीक है, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंट। तो एडोलसेंट्स की मेन प्रॉब्लम्स क्या है, ये एडोलसेंट जो 10 से 19 साल के बच्चे हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, अगर हम स्कूल लेवल की बात करें तो स्कूल ड्रॉप आउट्स की बात हो सकती है। ठीक है, स्कूल ड्रॉप आउट्स। ठीक है, फिर उनकी हेल्थ की बात करें तो लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मैटरनल मोर्टेलिटी भी बहुत होती है। ठीक है, हाई MMR। ठीक है, और बाकी इस तरीके से फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी कह सकते हैं, रिटार्डनेस है, ड्रग अब्यूज़ है, अल्कोहलिज्म है। ठीक है, ड्रग अब्यूज़ एंड अल्कोहलिज्म। ठीक है, these are the things that is the really main problems of adolescents. Question number 22 है, give 2 reasons for the increase in difference between the value of import and export trade of India। क्या है, ठीक है, रीजंस बताने कि वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड में क्या डिफरेंस है, रीजंस फॉर द इंक्रीज, क्यों डिफरेंस बढ़ा है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स में बढ़ा है क्योंकि बिकॉज माउंटिंग डाइवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड कह सकते हैं, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो का मिच मैच है। कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई डेटा है ना, कोई रेलिवेंट डेटा है तो आप डेटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर डेटा है तो लिख सकते हैं कि एक्सपोर्ट कितना है कौन सी ईयर में, इंपोर्ट कितना है। ठीक है, अगर आपकी बुक में है तो आई थिंक बुक में एक डेटा दिया हुआ है कि अगर कि जैसे 2010 और 11 के अंदर इंपोर्ट्स हमारे थे 1683 के अराउंड, मैं बुक से ले रहा हूँ डेटा। ठीक है, 1,63,868,000 कुछ करके है। ठीक है, करोड़। एंड एक्सपोर्ट्स थे हमारे 1,01,000। ये तो अब देखो डेटा तो अब तो चेंज हो गया, तो हम बहुत पुराना डेटा उठा रहे हैं, बट हम बुक के साथ चलें तो 1,142,649 कुछ इस तरीके से डेटा दिया हुआ है। अगर आपको डेटा नहीं पता मत लिखिएगा, इन रीजंस पूछे हैं खाली, है ना। आपको डेटा नहीं लिखना है मत लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको डेटा को हटा ही देते हैं, एक काम करते हैं, हमें रीजंस पूछे ना, हमें डेटा से क्या मतलब है। ठीक है, तो हम रीजंस क्या लिख सकते हैं कि देखो प्राइस मेरा हाइक हुआ है। ठीक है, हाइक इन प्राइस इन वर्ल्ड लेवल। ठीक है, और कह सकते हैं कि इंडियन रुपी की जो डिक्लाइनिंग वैल्यू है, ठीक है ना, डिक्लाइनिंग वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी, वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी इन वर्ल्ड मार्केट। बाकी आप अपनी तरफ से और भी रीजन लिख सकते हैं कि क्यों हुआ है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी तरफ से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो व्हाट आर द क्यूनरी एक्टिविटीज़, नेम द एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड इन इट। तो क्यूनरी एक्टिविटीज़ में क्या आता है, ठीक है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो बताइए आप उसको क्या है क्यूनरी एक्टिविटीज़ में। देखिए, पहले तो हम बताएंगे क्यूनरी एक्टिविटीज़ होती है। तो क्यूनरी एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ परफॉर्म विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन, मेरी डिसीजन मेकिंग जो है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प जो करते हैं काम, उनको क्यूनरी एक्टिविटीज़ कहते हैं, पॉलिसी मेकर्स हो गए। ठीक है, तो ये इंक्लूड होती है दोज एक्टिविटीज जो फोकस करते हैं क्रिएशन पे, रीअरेंजमेंट में, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, न्यू आइडियाज़ की बात करते हैं,
न्यू टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, ठीक है। दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ कम्युनिटी एक्टिविटीज़, और आप उसको डिटेल में और अच्छे से लिख सकते हैं। 5 मार्क के क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। 5 मार्क के क्वेश्चन में डिस्कस द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग माइन एक्टिविटी। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो माइन एक्टिविटी को हेल्प अफेक्ट करते हैं, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि है मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़, माइन एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ों को अफेक्ट करते हैं, कह सकते हैं। देखो, फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। फिजिकल फैक्टर्स की बात करें तो फॉर्मेशन क्या है, साइज़ क्या है, डेप्थ, और ठीक है क्या है, मिनरल्स कहाँ पे है, सरफेस पे है कि नीचे है ज़्यादा, मिनरल्स कितने डीप हैं इनसाइड अर्थ में, ठीक है। और माइनिंग एक्टिविटीज़ जो सोफिस्टिकेटेड टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, टनल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है ना। फिर नॉलेज, ठीक है। पहले तो हम कह सकते हैं कि फिजिकल क्या है, फॉर्मेशन, ठीक है, या डेप्थ ऑफ मिनरल्स, ठीक है, ठीक है, जिसे अंडरग्राउंड माइनिंग रिक्वायरमेंट होती है। फिर कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी, फिर कह सकते हैं कि नॉलेज और लेबर सप्लाई, ठीक है। डिमांड की भी रिक्वायरमेंट, अगर डिमांड ही नहीं है तो क्यों माइन करोगे आप, डिमांड ऑफ मिनरल। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, अगर मिनरल निकाल दिया तो उसको ट्रांसपोर्टेशन में इजी होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर ट्रांसपोर्ट कर भी दिया तो प्रोसेसिंग के लिए इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। क्वेश्चन 25 ने डिस्क्राइब द रोल ऑफ रोड्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो रोड्स के बारे में बताना है, तो रोड्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। कब से इसका फॉर्मेशन हुआ, मतलब किस तरीके से, ज़्यादा नहीं डिटेल में, कब से फॉर्मेशन हुआ, मतलब ज़्यादातर रोड्स कब बननी चालू हुई। तो कह सकते हैं ब्रिटिश पीरियड में ज़्यादातर रोड्स बननी चालू हुई बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ। देखो, ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा क्यों चाहिए था, ताकि ट्रूप्स की मूवमेंट हो सके और उनका जो रॉ मटेरियल वो एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका मूवमेंट ईजिली हो सके, ठीक है, डिस्टेंट लैंड्स तक, ठीक है। तो इस वजह से कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस तरीके से हेल्प करा। तो देखिए ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि रोड जो है ना, डोर टू डोर कनेक्टिविटी देता है, डोर टू डोर कनेक्टिविटी। ना तो वो रेलवेज देती है, ना तो एयरवेज देती है, ना तो और सीवेज देती है। जो डोर टू डोर कनेक्टिविटी देता है वो है रोड। तो रोड को कह सकते हैं कि लाइफलाइन है इंडिया की, इंडियन ट्रेड की लाइफलाइन है, ठीक है। कनेक्ट करती है कंज्यूमर्स को और उनके प्रोड्यूसर्स के साथ, ठीक है, अर्बन को रूरल के साथ, ठीक है, और एग्रीकल्चरल गुड्स में, इंडस्ट्रियल गुड्स में, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, ठीक है। और बस ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। कनेक्टिविटी का मेजर जो कनेक्टिविटी है, जितनी भी एक्सप्रेस वेज है, हाईवेज है, ठीक है, इजी अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करता है, टाइम बचाता है, ठीक है, कह सकते हैं सारी, मतलब उसके बारे में सारी डिटेल लिखनी है। डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट ओवर रेलवेज। वाटर ट्रांसपोर्ट किस तरीके से हेल्प ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू रेलवे। तो बेनिफिट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन बताना है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये हमारा है चीप है, ठीक है। रेलवेज़ के देखा जाए तो ये है चीप, और लो मेंटेनेंस कॉस्ट है इसकी, ठीक है। लेस ट्रैफिक कह सकते हैं, अब तो हो सकता है ट्रैफिक ज़्यादा, बट कह सकते हैं कि लेस ट्रैफिक है एज़ कम्पेयर टू रेलवेज और रोडवेज, ठीक है। इकोनॉमिकल तो कह ही सकते हैं कि इकोनॉमिकल है, ठीक है। वो इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प करता है बिकॉज वाटर ओशंस आर कनेक्टेड, कोई बाउंड्री नहीं है ना ज़्यादा ऐसी कुछ, ठीक है। और कॉस्ट जो है बताया मैंने, चीप है तो कॉस्ट इज़ लेस, और बल्कि सामान करने में हेल्प करता है, ठीक है। बल्कि वाटर जो हेल्पफुल है फॉर हैवी बल्कि गुड्स, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बल्कि गुड्स, ठीक है, ईजिली हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 एक्सप्लेन विद एग्जांपल द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड्स का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ वो सब बताना है, ठीक है। तो ये थोड़ा अपने आप बुक से देख सकते हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो, एशियन टाइम्स में कैसे गुड्स होते थे, डिस्टेंसेस, ठीक है, रिस्की होता है थोड़ा लोकल मार्केट से पहुँचाना। फिर मतलब कह सकते हैं कि इंटरनेशनल किस तरीके से ट्रेड होता था एशियन टाइम में, किस क्या क्या रिक्वायरमेंट होती थी। फिर जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हुआ
तो लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ी, फूड्स की, क्लोथ्स की, तो ट्रेड भी बढ़ा, ठीक है। अब पहले लोग बेसिक नीड्स के लिए ट्रेड करते थे, अब लग्जरी आइटम्स के लिए ट्रेड करते हैं, लाइक ज्वेलरी हो गई, ड्रेसेस हो गई। एंशिएंट टाइम्स में महंगे महंगे स्टोन्स होते थे, उनके लिए ट्रेड होता था, चाहे हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे, ठीक है। हड़प्पन और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो थी, ठीक है, उनका ट्रेड होता था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। तो वो सील्स में ट्रेड करते थे, तो उनको कोई रिक्वायरमेंट होती थी, ठीक है। चाहे वो एक मतलब एक बहुत फेमस स्टोन लेपिस लजुली करके कोई स्टोन है, तो इस तरीके से कोई स्टोन्स होते थे उनके, गोल्ड का जो है ट्रेड होता था। फिर एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का ट्रेड होता था, ठीक है। और मतलब किस तरीके से ट्रेड में डेवलपमेंट हुआ ट्रेड का, इसे मतलब पहले देखो कैसे कैसे होता था, फिर एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ, फिर जैसे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हुआ और हम ज़्यादा ट्रेड करने लग गए, ठीक है, मार्केट स्टैब्लिश होने लग गई, ठीक है। मौर्यन एम्पायर के टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेड हुआ करता था, ठीक है, वहाँ पे कॉइन्स भी इस्टेब्लिश हुए थे। गुप्ता पीरियड हो गया, पोस्ट गुप्ता पीरियड हो गया, फिर मुगल्स का टाइम आया, मुगल्स के टाइम पे मार्केट होती थी, ठीक है, अच्छी खासी मार्केट्स होती थी। आपने सुना होगा मीना बाज़ार, या इस टाइप की बाज़ार से लगते थे, रेड फोर्ट के पास एक बाज़ार, तो इससे की ट्रेडिंग बहुत ईजी होती थी, ठीक है। और फिर ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी ट्रेड और इंक्रीमेंट हुआ, जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता, मतलब सी के थ्रू ट्रेड इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ ट्रेड का, है ना, हम उसको हमें जस्टिफाई करना है किस। और अब जो ट्रेड होता है वो किस तरीके से, अब प्रेजेंट में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, गेट के फॉर्मेशन की बात, यानी गुड्स, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड एंड टैरिफ का जो डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद फॉर्मेशन हुआ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, जो क्या रेगुलेट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को, टैरिफ को रेगुलेट करती है। तो हमें पूरा एंशिएंट से लेके हमारा कंटेम्प्रेरी टाइम तक आ गए, ठीक है, बताया हमने। पूछा व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ट्रेड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कौन कौन से दो टाइप के, एक बायलैटरल ट्रेड है, ठीक है, बायलैटरल ट्रेड जो कि वन कंट्री वन, ठीक है। हमें वैसे इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पूछा, तो इंटरनेशनल के बारे में बताया हमने। देखो बायलैटरल ट्रेड है और है क्या मल्टीलेटरल ट्रेड, तो इसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। बायलैटरल ट्रेड यानी दो कंट्रीज़ के बीच में, मल्टीलेटरल यानी दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। और हमें यहाँ पे थोड़ा रोल बताना पड़ेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, किस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस क्या रोल है, ये सब थोड़ा बता सकते हैं, है ना, ये सब बता सकते हैं। टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होता है, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ का ट्रांसफ़र होता है ना, और आजकल तो पैसे का भी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और IMF, तो ये भी ट्रेड ही है एक तरीके से ना। क्वेश्चन नंबर 77 है, हाउ डिड ग्रीन रेवोल्यूशन ब्रिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने ग्रीन रेवोल्यूशन किस तरीके से लाया, ठीक है, ठीक है, वो बताना है इसमें। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था हमारा, ठीक है, पहले हम कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारे जो प्रोडक्शन था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था, उसको बहुत बढ़ाया, ठीक है, बहुत इंक्रीमेंट हुआ। उसकी वजह से हमारे जो फूड की शॉर्टेज थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ठीक है। हमारा जो पर स्क्वायर क्रॉप्ड एरिया था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब एरिया नहीं बढ़ा था, प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ पर स्क्वायर क्रॉप्ड एरिया वो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया था, ठीक है। और इसकी वजह से फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हुआ था। तो हमें यहाँ पे डेटा लिखना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। जैसे कि 1965 के अंदर जो टोटल प्रोडक्शन थी फूड ग्रेन्स की 90 मिलियन टन थी, तो वो एक कह सकते हैं कि एसेंशियल थी, इंक्रीज़ हुआ क्रॉप्ड एरिया में, टोटल प्रोडक्शन में, ईल्ड पर हेक्टेयर में, और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। और अब के टाइम पे देखा जाए, ये 1965 के अंदर देखा जाए तो हमारी थी 1965 में थी 290 मिलियन, जो कि अब है 2016 में, बुक के डेटा के साथ बता रहा हूँ, 280 मिलियन। तो देखिए कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो इन फैक्ट हम कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने ग्रीन रेवोल्यूशन में मदद की, ठीक है, ठीक है। और कह सकते हैं हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ वीट है, राइस है, लाइक एग्जांपल जैसे कल्याण S308, जया रत्ना, ये सारे इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। वीट रोज हुआ, वीट का किस इंक्रीमेंट हुआ 13 क्विंटल से 33 क्विंटल्स पर हेक्टेयर पंजाब में। और केस अगर राइस की बात करें तो 45% इंक्रीज हुआ प्रोडक्टिविटी में आंध्र प्रदेश में। और एक्सटेंसिव इरीगेशन इंक्रीज करा टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फूड ग्रेन्स, केमिकल फर्टिलाइजर ने हाई यील्ड करा, ठीक है। स्कोप फॉर ब्रिंगिंग इन एडिशनल लैंड अंडर नेट सोन एरिया इन इंडिया इज लिमिटेड, डिस्कस हाउ कैन वी इंक्रीज द कल्टिवेटेड लैंड, ठीक है। तो किस तरीके से हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं कल्टिवेटेड लैंड में, तो लैंड सेविंग टेक्नोलॉजीज को हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक जो ईल्ड पर क्रॉप की ईल्ड जो पर हेक्टेयर है उसको इंक्रीज़ करें, ठीक है, आउटपुट को इंक्रीज़ करें, और फ्रॉम ऑल द क्रॉप ग्रोन ओवर एग्रीकल्चर इंक्रीजिंग लैंड यूज़ इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करें,
ठीक है। और अगर लिमिटेड लैंड है तो उसी लिमिटेड लैंड में किस तरीके से हम एफिशिएंटली लेबर को एम्प्लॉय कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम नेट क्रॉप शॉप एरिया नेट क्रॉप सोन जो है वो उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, एनालाइज एनी 5 मेजर्स फॉर इस्टेब्लिशिंग इकोलॉजिकल बैलेंस इन द इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया, ठीक है, बता सकते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट तो है स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी का, जिससे इरिगेशन जो है प्रोटेक्ट रहे, ठीक है, एक्सटेंसिव इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स एंड पास्चर डेवलपमेंट। सेकंड है कि क्रॉपिंग पैटर्न जो है उसमें क्रॉपिंग पैटर्न में वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स ना हो ज़्यादा, एंड इट शुड बी अधेयर टू पीपल शुड बी इनकरेज टू ग्रो प्लांटेशन क्रॉप्स, ठीक है, ज़्यादा प्लांटेशन क्रॉप्स हों, ठीक है। और जो एरियाज वाटर लॉगिंग की वजह से, सॉइल सैलिनिटी की वजह से ख़राब हुए हैं उनको हम रिक्लेम कर सकें, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ठीक है, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो थ्रू एफॉरेस्टेशन हो, शेल्टर बेल्ट बनाए, प्लांटेशन करें और पास्चर डेवलपमेंट करें, ठीक है। डिस्कस द प्रोग्राम डिज़ाइन टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज़ इन इंडिया। तो ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम है जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। बहुत सारे हैं, तो उसके एग्जाम्पल सीखने हमें, ठीक है, जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ को कम करते हैं, लाइक इंटीग्रेटेड एरिया अप्रोच एंड लोकल प्लानिंग, ठीक है। इंटीग्रेटेड एरिया अप्रोच एंड लोकल प्लानिंग, ठीक है। लोकल प्लानिंग जो क्या करता है, रिड्यूस करता है रीजनल डिस्पैरिटीज़ इन इंडिया, प्रिपरेशन ऑफ इंटीग्रेटेड प्लान्स फॉर सेलेक्टेड एरियाज। तो कह सकते हैं कि हिल एरिया डेवलपमेंट हो गया, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट हो गया, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम हो गया, मेट्रोपॉलिटन रीजन का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। फिर स्पेशल इंटीग्रेशन इन सेक्टोरल प्लान्स कह सकते हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड रीजनल डेवलपमेंट है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है। इस तरीके से ना हम मतलब लिख सकते हैं कौन कौन से डेवलपमेंट प्रोग्राम है। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना। इसके अंदर हमें बताना है 2 क्वेश्चन है, ठीक है। ABCDEGF मार्क किया गया वर्ल्ड के उस कुछ पार्ट्स में, और हमें आइडेंटिफाई करना है एनी 5 ऑफ द प्लेसेस इन्फॉर्मेशन, और राइट करना है करेक्ट नेम ऑन द लेटर गिवन बिलो, ठीक है। तो देखा जाए तो पहला एरिया है ए है मेजर सी पोर्ट। कहाँ है ए? मेजर सी पोर्ट है, ठीक है। क्या है? मेजर सी पोर्ट है ना, हाँ मेजर सी पोर्ट है। तो ये हमारी ईरान लग रहा है, ईरान है, आई थिंक ईरान के अंदर जो पोर्ट है ये क्या है? एडन है, एडन है पोर्ट, ठीक है। सेकंड है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे? बी, न्यूजीलैंड के अंदर है, क्या है ये? वेलिंगटन, वेलिंगटन है, ठीक है, हो गया ये भी। इम्पोर्टेंट सी वे, ये देखो 5 नदियाँ, 5 लेक्स हैं जो यहाँ पे हमारी क्या कहते हैं कनाडा और USA को ज्वाइन करती है, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट सी वे पूछे तो सेंट लॉरेंस सी वे है ये। एन एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग का एरिया पूछा गया है डी में। तो ये एरिया बहुत बड़ा एरिया है, तो हम इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? नॉर्थ वेस्ट यूरोप। 5th वेस्ट टर्मिनल ऑफ ट्रांस कैनेडियन रेलवेज, ई कनाडा की, ठीक है, कह सकते हैं इसको, हम कह सकते हैं इसको वैनकूवर, वैनकूवर। फिर 5th एफ है एन एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग की बात की गई है। तो ये हमारा मेडागास्कर है, और मेडागास्कर में हमारा है मतलब इसको कहते हैं आइलैंड ऑफ मेडागास्कर। और जी है रीजन ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर का एक्सटेंसिव, ठीक है जी। ये हमारा साउथ अफ्रीका है, और ये हमारा है साउथ अफ्रीका, वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो यहाँ पे एक मैप है, हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं और हमें इनको आइडेंटिफाई करना है, मार्क करना है, ठीक है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर मैं नीचे स्क्रॉल कर लूँगा, आपको फिर एक बार वहाँ से अपने स्क्रीनशॉट से देखना, ठीक है। पहला है द स्टेट विद लोवेस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। लोवेस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सी वो ऐसी स्टेट है जो लोवेस्ट लेवल है पॉपुलेशन डेंसिटी में? बताइए।
हमें मार्क करना है इसको। फिर पूछा है कि लीडिंग स्टेट इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, शुगर केन की प्रोडक्शन में कौन सा है, बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो सकता है अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, इसको मार्क करेंगे। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, ये रहा अरुणाचल, इसको ए से मार्क करेंगे 1 से, ठीक है, ठीक है। सेकेंड है द लीडिंग स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, कह सकते हैं उत्तर प्रदेश है, यूपी, ठीक है, यूपी। लीडिंग स्टेट इन प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी की प्रोडक्शन में कौन हो सकता है, ठीक है, बताइए ज़रा क्या है इसका आंसर, बताइए। इसका आंसर है कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका। कहाँ है कर्नाटका, ये रहा हमारा थर्ड है ना कर्नाटका, हाँ थर्ड है। फिर पूछा है कटनी जो है कि मेजर बॉक्साइट साइट, कटनी हमारा है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश। बरौनी ऑयल रिफाइनरी बिहार में, ठीक है। पैरादीप मेजर सी पोर्ट, पैरादीप कहाँ है, पैरादीप हीरा उड़ीसा के अंदर, पैरादीप उड़ीसा, उड़ीसा। और 7th है हैदराबाद, कहाँ है हैदराबाद, तो मेजर पोर्ट पता ही आपको, हैदराबाद हीरा। ठीक है, तो मैंने आपके साथ पूरा ज्योग्राफी का जो सैम्पल पेपर है जो कि ठीक है 2025 बोर्ड्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, वो मैंने आपके सामने प्रॉपरली पूरा सॉल्व करा विद एक्सप्लेनेशन विद आंसर्स, और आपको मैंने ये बताया था किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में पिन कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम इस तरीके से आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट्स के लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, ठीक है। आई विल ऑल्सो लॉन्च अ सीरीज़ फॉर द ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट PYQs, एंड अगर आप वो PYQs करके जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, आप उन PYQs को करके भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो में रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।